हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया सेंटर फॉरवर्ड एंड करंट इंडिया कोच मिस्टर शिवेंद्र सिंह। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हम लोगों से बात करने के लिए, अपनी अपनी जर्नी अभी तक की शेयर करने के लिए, अपने पर्ल्स ऑफ विजडम शेयर करने के लिए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर। एंड मैं सर अभी करंट सिनारियो से ही शुरू करता हूँ। पहले तो सिंस अभी आप टीम के साथ, इंडियन मेंस हॉकी टीम के साथ काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं एज कोचिंग कैपेसिटी में, अभी आपके हिसाब से कहाँ हैं हम ओवरऑल? अभी देखा जाए तो अभी हम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 6 में आते हैं। जी। टॉप 5। हम फोर्थ थे, अभी 5 हो गए हैं, तो अभी हम टॉप वर्ल्ड की टॉप 5 रैंकिंग में। और आने वाले टाइम में कोशिश करें कि टॉप 3 में आए। अभी सर कोचिंग जर्नी आपके अगर पर्सनली बात करूं, कैसा जा रहा है कोचिंग जर्नी? अब ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ है तो ये अलग, वो क्वेश्चन नहीं है कि नया नया कुछ है, बट किस तरह से गया है अभी तक का कोचिंग वाला सफर? स्टार्ट में थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। प्रॉब्लम आई आई थी क्योंकि कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज़्यादा। प्लेइंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी अलग रहता ही है, था ही। मगर कोचिंग और प्लेइंग में काफ़ी डिफरेंस है। जी। तो प्लेयर का काम होता है फील्ड पे खेलना, अपना 100% देना, फिर जाकर जी। अपने आप को रिकवर करना। कोच जी। का काम होता है कि फील्ड में 100% लेना प्लेयर से, फिर उसके बाद भी उसके पीछे रूम पे आके काम करना, किसने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, क्या बेटर कर सकता है। तो मतलब दोनों जगह कोच का काम चालू चालू रहता है हमेशा। जी। प्लेयर्स का एक जगह फील्ड पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, रूम में आकर रिकवरी करो, अपने रिकवरी पे ध्यान दो, दैट्स इट। तो काफी डिफिकल्ट हुआ स्टार्ट में, मगर जैसे जैसे जर्नी आगे गई, ईयर्स आगे बढ़े, निकले, टाइम निकला, उस हिसाब से सेटल डाउन हो गया। तो अभी मुझे काफी मजा आता है एज ए कोच ओके। प्लेयर्स की हेल्प करना, क्योंकि मैंने वो फेस देखा है प्लेयर वाला भी। हाँ जी। तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ उन लोग को, और उस फीलिंग को भी समझता हूँ जब प्लेयर टायर्ड होता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है या हैप्पी होता है, तो कैसे हैंडल करना है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, तो बड़ा मजा आता है मतलब। ओके। तो जैसे आपने बोला ये डिफिकल्ट था स्विच, जो प्लेयर से कोचिंग वाला जो स्विच था वो थोड़ा सा मुश्किल। उस स्विच करने में सबसे ज्यादा क्या एक, या तो एक कोई सलाह काम आई या कोई गाइडेंस काम आई सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो देखो, एज ए प्लेयर मैं पूरे टाइम घर से बाहर रहा हूँ, खिलता जी। रहा। जी। ठीक है। शादी भी हो गई, शादी के बाद भी मैं घर से बाहर रहा, तो सबसे बड़ी जी। हेल्प तो मेरे को घर से मिली है। ओके। मेरे पेरेंट्स, फिर मेरी वाइफ, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरी दो डॉटर्स हैं। जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर ही रहता हूँ। 1.5 महीने बाद मैं घर जाता हूँ, एक वीक की छुट्टी होती है हमारी, रेस्ट होता है, तो उसमें एक वीक के लिए मैं घर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहता हूँ। हाँ जी। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे को वहीं से मिलता है कि वो मेरे मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को टेक केयर करती मेरी वाइफ। तो फिर सेकंड ओपिनियन मेरे को वाइफ से ही मिला, क्योंकि मेरी वाइफ भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, रह चुकी है हॉकी में। जी। तो उनने भी मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने पुश किया कि हाँ, आप कोचिंग में कर सकते हो, आप बहुत काम हो, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, और कोचिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्रेसिव ना हो। हम्म। क्योंकि आप जितना काम रहेंगे उतना ही आप प्लेयर को काम कर सकते हैं और रख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे सीनियर्स थे, मैं एयर इंडिया में जॉब करता था, तो मेरे सीनियर्स थे उसमें काफ़ी। तो जी। उनसे भी मैंने थोड़ा सा बात की, उनसे थोड़े से आइडियाज़ लिए, मेरे आइडियल धनराज पिल्ले, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हॉकी तो आपका जी। फर्स्ट पैशन है, तो उसमें आपको काम करने को मिल रहा है, तो आपको करना चाहिए। एंड आज धनराज पिल्ले साहब का बर्थडे भी है, तो अच्छे दिन पे हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो सर एक बार थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, फिर आपको, हमने प्लेयर जर्नी की बात की, आपने कहा फैमिली किस तरह से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही, एंड कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी एक एक प्राइस चुकाना पड़ता है कई बार फैमिलीज को, स्पोर्ट्समैन की, क्योंकि जैसे आपने बोला कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए आप घर पहुंचते थे, एंड शुरू से ही, एंड ये ऐसा भी नहीं कि बाद में ऐसा हुआ, शुरू से ही जब से खेलना जी। शुरू किया सैक्रिफाइसेस तो वहीं से शुरू हो गए थे पहले दिन से ही। तो हॉकी का सफर शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली मैं
मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था हॉकी में, मैं जस्ट खेलता था। आ, बच्चे सभी गेम खेलते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था स्कूल में। जी और रनिंग भी करता था, मैं अपनी स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करता था, 400 मीटर, 800 मीटर। तो जी। जस्ट स्पोर्ट का माहौल था हमारे स्कूल में। ओके मेरे एल्डर ब्रदर जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो हॉकी प्लेयर हैं, तो ओके वो मेरे को इवनिंग में मैं आ, उनके साथ जाऊं। उनको लगता था कि ये स्पोर्ट्स में कर सकता है, क्योंकि मैं हमारा एटमोसफेयर ऐसा था स्कूल के अंदर, और जी मैं पार्टिसिपेट भी करता था, तो उनको लगा कि ये स्पोर्ट्स कर सकता है, जी तो क्यों नहीं हॉकी में लेके जाता हूँ। तो मैं उनके साथ ग्राउंड जाने लग गया। तो उनके साथ जाकर मेरे को वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा लगा, हॉकी का, ग्राउंड का। काफी लोग आते थे वहाँ प्रैक्टिस करने। जो बच्चे होते थे उनको प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिलता था, जगह भी नहीं मिलती थी, मगर बहुत इंजॉय करते थे उस माहौल को, हाँ उस जी एटमोसफेयर को। तो वो एटमोसफेयर एकदम मेरे को एकदम ही पॉइंट कर गया कि बस अभी हॉकी खेलनी है। ओके मैं एंजॉय भी, क्योंकि मेरे को मजा भी आता था वहाँ पर। तो हॉकी खेलनी है, फिर मैं वहाँ से हॉकी स्टार्ट कर दी। ओके ओके। तो इंटरेस्ट बना, हॉकी स्टार्ट करी, पर एक होता है इंटरेस्ट, एक फिर उसके बाद होता है जब वापस एक पुशबैक आना शुरू होता है, जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो अलग अलग लेवल्स पे। वो कितना आसान या कितना मुश्किल था जब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जर्नी शुरू हुई? नहीं, आसान तो कभी भी नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे बैकग्राउंड में मेरे भाई अच्छे प्लेयर थे, मगर उन वो इंटरनेशनल नहीं हो पाए, इंटरनेशनल इंडिया टीम के लिए नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, नहीं खेल पाए, सिलेक्ट नहीं हो पाए उसके लिए। तो हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई जी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था हॉकी से, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग हमारे घर में परिवार में ओलंपियन हो, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा अचीवमेंट किया हो ने, अदर स्पोर्ट्स में भी, तो ऐसा जी कुछ नहीं था हमारे फैमिली में। जी मेरे जी बड़े भाई और मैं ही एक स्पोर्ट्स में है पूरी फैमिली में, तो कोई था नहीं। तो बस थोड़ा गाइड गाइड किया भाई ने कि हाँ, इस टाइम पे आप हॉस्टल जा सकते हो, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करो यहाँ पर, स्कूल के टूर्नामेंट खेलो, स्कूल स्टेट, स्कूल नेशनल, ये सब खेलोगे तब एक्सपीरियंस होगा, तब आपको हम हॉस्टल भेजें। क्योंकि मैं जिद करता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हॉस्टल में थे, जी। नरसिंहपुर में, तो ओके। एमपी में। तो मैं भी कहता था कि मेरे को भी हॉस्टल जाना है, मेरे बड़े भाई हाँ जी हॉस्टल में, तो मैं भी हॉस्टल जाऊंगा, वहां पे जाके सीखूंगा। जी। तो वो बोलते थे कि नहीं, अभी तुम्हारी एज नहीं है। तो वो उन्होंने ओके जो गाइड किया, फिर उसके बाद मेरे को उन्हें खुद अ, बॉम्बे बुलाया, ओके मुंबई, मुंबई साई में। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ इस हॉस्टल की ट्रायल दो, और यहाँ से फिर वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। मैं ओके बॉम्बे साई में सिलेक्ट हुआ, बॉम्बे साई सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर मैं एक 1.5 साल साई के लिए खेला। फिर वहाँ से मेरे को टाटा की टीम होती थी, टाटा इलेक्ट, तो जी। टाटा में मेरे को एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। ओके फिर उसके बाद मैं रेलवेज के लिए सिलेक्ट हुआ, तो वहाँ से रेलवे सिलेक्ट हुआ, तो फिर रेलवेज में मैं वेस्ट रेलवे में मेरे को जॉब मिली 2002 में। जी उसके बाद फिर मैं इंडियन रेलवेज के लिए सिलेक्ट हुआ वहाँ से। तो इंडियन रेलवेज मतलब पूरी ऑल इंडिया की एक रेलवे की टीम बनती है, जी। तो फिर वहाँ से खेलने का चांस मिला। तो वहाँ से मैंने अच्छा खेला, कुछ टूर्नामेंट में अच्छे गोल भी किए, बेस्ट फॉरवर्ड निकला। तो फिर वहाँ से मेरे को नेशनल कैंप्स के लिए कॉल आया। ओके ओके। तो वो क्या फीलिंग थी सर जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, जब पहला डेब्यू वो? अब ऑब्वियसली जब मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेल पाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे हमारा कोई फैमिली जी बैकग्राउंड नहीं था, या फिर सपोर्ट नहीं था। और मैं किसी बड़ी टीम के लिए भी नहीं खेल रहा था। तो जब इंडियन रेलवे से खेला तो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, क्योंकि इंडियन हम्म। रेलवे बहुत बड़ा नाम था, जी और अभी भी है। जी तो अच्छी टीम बनती है उसकी हमेशा। तो जब उधर से खेला, तो तो वहां से खेलने के बाद जब मेरे को चांस मिला था कैंप में, तभी मेरे को लगा था, क्योंकि मैं बहुत जूनियर था उस टाइम। जी। तो तब सीनियर्स थे वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स थे, तो मेरे को लगा था कि मेरे को चांस मिल जाएगा। ओके। फिर जब चांस मिला, तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को बताया, क्योंकि मेरे भाई का ड्रीम था खेलना। बिल्कुल। और सेकंड फिर मैंने फैमिली को बताया। फिर उसके बाद अ, मेरी वाइफ, उस टाइम वाइफ नहीं थी, मगर वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। ओके तो उनने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पे। तो ओके उन्होंने भी बूस्टअप किया था कि नहीं, आप खेल सकते हो, अच्छे प्लेयर हो। तो फिर सबकी तब हेल्प से और उनकी बूस्ट से मेरे को भी
मैं उस इंडिया की जब रिप्रेजेंट किया फर्स्ट मैच, तो मुझसे ज्यादा तो ये लोग मेरे दोस्त और मेरी फैमिली खुश थी। जी जी। तो एंड ऑनेस्टली यहाँ पे बैठ के मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि पूरा देश आपके बड़े भाई को एंड बाकी फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोल रहा है, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है उस एरा में, उस टीम में। तो सर, जैसे मैंने बोला, आप सक्सेसफुल टीम्स के पार्ट रहे, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया और बाकी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स। ये जो बड़े मोमेंट्स हैं, हम लोग काफी बार बात करते हैं एथलीट से कि नहीं, लो मोमेंट से कैसे डील करना होता है। वहां पे ऑब्वियसली सबका तरीका अपना अपना होता है, बट बड़े हम्म। मोमेंट से भी डील करना उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, जहां तक मेरे को समझ आया है। काफी लोग, अलग अलग एथलीट से बात करने का मुझे मौका मिला है। तो बड़े मोमेंट से कैसे डील कर रहे थे आप उस टाइम पे? बड़े मूवमेंट से मतलब जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल हाँ, के जैसे आते कोई हैं। बड़ी जीत हुई, जैसे कोई बड़ा सक्सेस ओके हुआ। ओके। आ, जैसे अभी तक का देखा जाए तो सबसे बड़ा सक्सेस तो हमारे में एज ए कोच मेरे को मिला है, ओलंपिक जी मेडल। जी। जो मैं एज ए प्लेयर चाहता था मगर वो नहीं हो पाया, मगर एज ए कोच हुआ। बिल्कुल। तो वो मोमेंट तो मतलब ऐसा होता है कि अनबिलीवेबल, आप उस टाइम पे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं कुछ घंटे के लिए। जी आप बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि आपने अचीव जो करना था, आपने इतनी मेहनत की है वो आपके हाथ में आ गया है, और आप अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, और जी उस फीलिंग को एंजॉय करते हैं इस टाइम पे। जी। तो मगर जब हो जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद अपने आप कंट्रोल करना है, फिर सबको कंट्रोल करना है, पूरी टीम को जी कंट्रोल करना होता है, जी। क्योंकि इमोशन तो कंट्रोल करने हैं। बिल्कुल आपको से जीते हैं। तो थोड़ा सा फैमिली के साथ शेयर कर लिया, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया, अपनी फीलिंग शेयर की। सबके फोन आते हैं तो उनके साथ शेयर करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल। और हाँ, ज्यादातर तो यही करते हैं। नहीं तो ऐसे में, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में वो क्या तरीका रहता है कि यार चलो अब वापस आते हैं, बहुत हम खुश हो गए, बट वापस आओ, अगला दिन फिर से शुरू होगा, अगले दिन फिर से, मतलब अगले कुछ दिन में फिर से ट्रेनिंग कैंप्स में वापस उतनी ही मेहनत से, और ज्यादा मेहनत इनफैक्ट, क्योंकि ब्रॉन्ज को फिर गोल्ड में करना है कन्वर्ट। हाँ, जैसे देखो हमारे एक एग्जांपल होता है हमारे, मतलब टूर्नामेंट में होता है, मैचेस जी होते हैं। तो जैसे हम सेमीफाइनल जीत जाते हैं, जैसे बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में हम सेमीफाइनल जी जीत जाते हैं। तो जी सेमीफाइनल जीत के मतलब आप फर्स्ट और सेकंड के लिए कंपटीशन में आ जाते हैं, मतलब जी। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर। जी आपको मेडल कंफर्म है। तो मगर अगर हम उसको वहीं पे सेलिब्रेट कर लेते हैं कि चलो हमारा मेडल तो पक्का हो गया, जी। तो मतलब आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो वो इमोशन को भी कंट्रोल करना होता है। आप विनिंग, एग्जैक्टली। आपने विन, हाँ मेडल के लिए आप सिक्योर हो गए, मगर आपने उस टाइम ही सेलिब्रेट कर लिया, तो आपने मतलब फाइनल के लिए कुछ बचा के नहीं रखा। अब एक्साइटमेंट जो आपकी थी विनिंग की, वो आधी से ज्यादा खत्म कर लिया आपने। जी तो ज्यादा सेलिब्रेशन भी अच्छा नहीं होता। फोकस जितना रहते हैं हम लोग, उतना ही आगे फोकस कर सकते हैं। हाँ, जैसे टूर्नामेंट खत्म हो गया, जैसे हम लोग थर्ड प्लेस, ब्रॉन्ज मेडल जीत गए थे, जी। तो वो डिजर्व करता है कि जैसे जीतने के बाद डिजर्व करता है कि हाँ अब यहाँ टूर्नामेंट खत्म है हमारा, हाँ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, मगर एक पीरियड तक। बिल्कुल। हाँ, अब ये नहीं कि हम इसी नशे में रहें कि आज हम तो यार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और हम आगे भी सभी टीम हम्म। को इजीली बीट कर सकते हैं। और वही है, जब आप बेस्ट हो जाता है तो आपको बेस्ट रहने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि आपके बिल्कुल पीछे लोग लगे हैं, लाइन में लगे हैं कि वो भी आगे आना चाहते हैं। तो बिल्कुल। सेम हमारी तरफ यही था कि ओलंपिक मेडल जीते थे टीम, तो ये नहीं सोचा कि अभी बस हाँ हमारा सब अचीव हो गया है। तो हम्म। उसके साथ अभी हमने जो प्रो लीग खेली, अभी प्रो लीग में भी हाईएस्ट गोल स्कोर इंडिया की तरफ से हुए हैं, हाईएस्ट जी गोल स्कोरर भी इंडिया का है, हम लोग ने फोर्थ फिनिश किया है। जी तो काफी अप डाउन्स भी रहे, फिर भी हमने एक अच्छा अचीवमेंट दे दिया, इसके अंदर अच्छा जी। अचीवमेंट रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी रैंकिंग ठीक कर सकते हैं, और मेडल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो फोकस वापस लाना पड़ता है बिल्कुल। उन चीजों को भूल के। ठीक है, वो एक सर्टेन टाइम तक एंजॉय तो बनता भी है, इतना हार्डवर्क करने के बाद अचीवमेंट मिलती है तो। तो सर, जैसे अभी भी हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, ये साल काफी अप डाउन रहा है अनफॉर्चुनेटली। जैसे वर्ल्ड कप के साथ शुरुआत हुई साल की, उसके बाद चेंजेस भी काफी हुए हैं मैनेजमेंट में और बाकी अलग अलग तरह के, और इंट्रोड्यूस किए नए चेंजेस। और तो इस सब में टीम का ओवरऑल
इम्पैक्ट कैसा रहता है टीम पे कि जिस जिस तरह से ये साल रहा है अभी तक, तो अभी टीम का क्या मेंटालिटी है, जो कह सकते हैं जिसको। आज जैसे कि ओलंपिक के बाद अभी हमारा जो मेजर टूर्नामेंट था एक वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड जी। कप में हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था। हमारा बिल्कुल। टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा था लीग मैचेस तक, और हम लोग अच्छी पोजीशन पे थे, टॉप कर रहे थे जी। अपने ग्रुप में। तो अच्छा प्रिपरेशन था, सब कुछ अच्छा था, मगर एक जो मैच जो हमारा न्यूजीलैंड से रहा, प्री क्वार्टर्स, जी। उसमें कहीं ना कहीं हम चूके। तो उसके बाद भी हमने अच्छी वापसी की और टूर्नामेंट को अच्छा फिनिश किया। उसके बाद भी हम एक भी मैच लूज नहीं किया हमने। बिल्कुल। एक्सेप्ट वो बिल्कुल। मैच के बाद भी हमने कोई मैच वर्ल्ड कप में एक भी मैच लूज नहीं किया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो मैच जीते तो अच्छा फिनिश करने की कोशिश करते, अच्छा होता हमारी टीम, क्योंकि टीम अच्छी पीक में थी, अच्छे दम में थी। तो हाँ, उसके एक्सीडेंट होने, मतलब वो मैच हारने के बाद तो ऑब्वियसली हम उस रेस से बाहर, मेडल की रेस से बाहर हो गए थे। जी। मगर उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म किया टीम ने, लड़कों ने फाइट बैक किया। जी। उसके बाद थोड़ा सा होता है कि आप जो सपना आता है सबका, वर्ल्ड कप जीतना है, नहीं जीत पाए, तो इम्पैक्ट बिल्कुल। तो होता ही है। फिर थोड़ा बिल्कुल। सा मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया, मैनेजमेंट चेंज जी। हो गया, तो उससे भी टीम पे थोड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि एक टीम, काफी टाइम से हम साथ में चले आए थे, वो कोचेस हमको, बिल्कुल। उसने ओलंपिक मेडल जीता और 3 साल से हमारी टीम के साथ था। तो थोड़ी सी लड़कों को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि नया कोच आता है, नई प्लानिंग होती है, नए नए प्लेयर्स आ जाते हैं। जी। उसकी उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो जाती है, व्यू चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। जी। मगर यही तो स्पोर्ट्स है। अगर स्पोर्ट्स में आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स पर्सन की यही बिल्कुल। खासियत होती है, जितने चैलेंजेस को बिल्कुल। इजीली फेस करता है, स्मूथली फेस करते हैं, इसी से ये बेस्ट प्लेयर बनते हैं। जो बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग होती है इनकी, जो ग्राउंड में होती है, और बेटर होती है। तो सर, जो हमने बात की अभी कि चैलेंजेस हैं, नो डाउट, नए कोच के इंट्रोड्यूस होने के बाद, क्रेग फुलटन साहब के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो टैक्टिकल शिफ्ट आया, ऑब्वियसली हर, जैसे आपने बोला, हर कोच अपने आइडियाज के साथ आता है, अपने आइडेंटिटी के साथ आते हैं। जो पहले कोच थे इनसे, वो जो चीफ कोच थे, उनका एक अपना प्लानिंग था, उन्होंने एक आइडेंटिटी बनवा के रखी थी टीम की पिछले कुछ टाइम से। जी जी। जो अब जो आइडेंटिटी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो रहा है, उसमें कितना चैलेंजिंग रहता है प्लेयर्स के लिए ओवरनाइट स्विच करना, और कितना टाइम लग जाता है जनरली। मैं अभी ऐसा भी नहीं बोल रहा कि इनके साथ ही क्यों ऐसा, जनरली कितना टाइम हम्म। लग जाता है प्लेयर्स को। नहीं, इतना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि हॉकी तो सेम ही होती है, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग चेंज हो जाती है, टैक्टिक्स चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली exactly, जी। तो हाँ, अभी जिस लेवल पे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो इंडियन टीम से खेलते हैं, तो उनका लेवल बहुत हाई होता है नॉर्मल प्लेयर से, तो वो जी। बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बस उसको हम परफेक्टली कैसे करना है, वो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जी। एक बार शुरू के 2-3 महीने कैम्प में होते हैं मुश्किल, क्योंकि वो लड़कों को नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये टीम जी। गेम है, ये बिल्कुल। इंडिविजुअल गेम नहीं बिल्कुल। है। टीम गेम में जब तक कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो आप अचीव कुछ एज ए टीम अचीव नहीं कर पाएंगे। एज ए इंडिविजुअल आप बिल्कुल। अचीव कर लेंगे, हाँ, मैं बेस्ट स्कोरर बन जाऊंगा, मगर टीम गोल्ड मेडल नहीं जीतेगी। तो बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर इतना टाइम ही लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, इनका जी। इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है हमने अभी 2 टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया है। जी। दो भी नहीं, प्लस प्रो लीग खेली है, दो हाँ। जगह। हाँ, तो उसमें हमारा 50% रिजल्ट रहा है। 8 मैच बिल्कुल। खेले हैं और उसमें से हम 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। जी। मतलब वो भी सारे हमारी रैंकिंग से ऊपर थे, जी। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, जिससे हम जी। मैच खेल के आए। एक एक ही जी। टीम थी अर्जेंटीना, जो हमारे नंबर 7 पे है, जी। जो नीचे है हमसे। तो बस उनसे हम दोनों मैच जीते हैं, बाकी जो टॉप रैंकिंग की टीम थी उनसे एक मैच हारे, एक मैच जीते, तो रिजल्ट अच्छा रहा काफी। तो जी। इसका मतलब लड़के अंडरस्टैंड कर रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं टीम में। तो सर, अभी रिसेंटली हमने देखा कि मेंटल एस्पेक्ट पे भी काम होना शुरू हुआ है टीम की, एंड इस चीज़ की ज़रूरत पहले भी मेंशन की थी, पिछले चीफ कोच ने भी मेंशन की थी, और इस चीज़ की डिस्कशन काफ़ी टाइम से हो रही है। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर, बिकॉज बाहर से देख के
बोलना बहुत आसान है कि नहीं नहीं हमारे प्लेयर्स मेंटली वीक हो जाते हैं बड़े मैचेस में, पर वो वो एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, मतलब आपके टाइम से आप देख रहे हो, अब तो और ज्यादा प्रेशर्स हैं बिकॉज सोशल मीडिया के साथ डील करना उतना जी। आसान है नहीं, नो डाउट। हम्म। हाँ, ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जी। ठीक है। एक मोटिवेट भी करता है, मेरा डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी कर देता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया तो अलग, ये तो साइड ही रखते हैं इसको, ज्यादा जी। अंदर नहीं आने देते हैं सोशल मीडिया को। जी। जैसे अभी मेंटल एस्पेक्ट से बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए ना, तो जैसे हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ठीक है। जी। तो सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये सब नॉकआउट होते हैं, ये डिसीजन बिल्कुल। वाले मैचेस होते हैं। लीग मैच नहीं कि बिल्कुल। एक मैच हार गए, नेक्स्ट मैच जीत के हम वापस से गेम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल। और बड़े टूर्नामेंट में, ऐसे इम्पोर्टेंट मैचेस में मेंटल टफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसी को बेटर करने के लिए टीम को अंडरस्टैंड कराना कि डिफिकल्ट टाइम पे, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको काम रह के सही डिसीजन लेने हैं। हम्म। पैनिक नहीं होना है, और जल्दीबाजी नहीं करनी है, हरी नहीं होना है हर चीज में। जैसे हम 1-0 जीत रहे हैं, आखिरी में 2-1 हार जाए जी। आखिरी लास्ट मिनट में, ये काफी बार हुआ भी है पहले, ट्रू। 90s और 2000 स्टार्ट में। तो हर बार हम आखिरी मिनट में गोल खा गए, मैच ड्रॉ हो गया। जी। तो यही चीजें माइंड से हेल्प करती हैं इसमें, कि लास्ट टाइम में भी आपको थोड़ा सा काम रह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्लानिंग, अपनी प्लानिंग को फॉलो करना है, अपने जो भी प्लान है टीम का उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। तो प्रेशर से डील करना वो कितना बड़ा एक इंटरनल चैलेंज रहता है टीम के अंदर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा इंसुलेट कर सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल सुनो ही मत, स्पेशली आज की डेट में ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि बस कट ऑफ कर दो, सिर्फ अंदर पे ध्यान दो। तो वो जो बाहर वाला प्रेशर है उससे कैसे डील करती है एक पूरी टीम फिर? जो बाहर वाला प्रेशर, एक तो कोशिश करते हैं कि बाहर वाला प्रेशर को अंदर ना आने दें। ओके। ठीक है। कोशिश करेंगे उस एटमोसफेयर को ऐसा रखेंगे कि वो बाहर का प्रेशर की बात ही ना हो कहीं से भी, हमारे हमारे ओके। इस बबल के अंदर जो बबल करते हैं, उस बबल में कोई बाहर का प्रेशर की बात ही ना हो, जिससे वो माइंड वहां जाए। ओके। अगर हम कोई भी मेजर टूर्नामेंट खेलते हैं तो सोशल मीडिया मीडिया सबसे कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव, इवन फैमिली मेंबर भी, फ्रेंड भी, बेस्ट फ्रेंड भी अगर, अरे हाँ। यार तो मैच जीत सकते थे, तो गोल कर सकता था, तो रोक सकता था, तो अब उसके माइंड में ये आ गया। तो हाँ। इसलिए उस टाइम पे इन चीजों से थोड़ा सा कट ऑफ होने की कोशिश करते हैं, कि मैक्सिमम ये चीज ना करें, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, डबल माइंडेड ना हो, और इंडिविजुअल ना हो, जो प्लानिंग में उस पर ही स्टिक रहे। तो कोशिश तो यही करते हैं कि इन चीजों से थोड़ा सा साइड रहें। जी। फिर जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कि प्लेयर को हीरो भी बनाता है, जीरो भी बनाता है हाल। तो इसलिए उस पे उसको देखना ज्यादा ठीक नहीं है। ट्रू। मगर हाँ, जैसे अदर गेम्स, जैसे अभी क्रिकेट एग्जांपल, क्रिकेट या फुटबॉल भी ले लो, तो इन जी। दोनों गेमों, ये भी टीम गेम है एक तरीके से, जी। मगर इन दोनों से ये बहुत फास्ट गेम है हमारा हॉकी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत फास्ट है। तो बिल्कुल। उसमें डिसीजन मेकिंग हर प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। क्रिकेट में तो आप एक बॉलर और कैप्टन का डिसीजन है, फिर उसके हम्म। बाद कोचेस वहां से भी पास अपने आइडियाज पास कर सकते हैं, तो बहुत टाइम होता है उसमें। मगर हॉकी जी। में तो कुल को टाइम ही नहीं है। जी। और आपके पास ये भी टाइम नहीं है कि आप बाहर से आपको कोई कॉल कर रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, तो आप उसको सुन भी लें। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि फुटबॉल में वो थोड़ा सा उसको, स्प्लिट हाँ, सेकंड मिल जाता है। मिल जाता है। अब फुटबॉल में वहां बॉल कॉर्नर में मार दी है, तो अब यहाँ पे कोचेस के पास प्लेयर है, तो वो सुन लेगा उसको। मगर हॉकी में जी। तो सेकंड, माइक्रो सेकंड में बॉल रह जाती है। बिल्कुल। तो आप बाहर तो देख ही नहीं सकते, बाहर से तो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता बंदा, जी। तो चांस ही नहीं होता। अगर जो हो जाता है तो फिर वो तो फिर वो टीम को सुसाइड करवा देगा। तो लंबे टाइम का कोशिश, नहीं है फिर। हाँ मतलब वो फिर टीम टीम प्लेयर नहीं रहा फिर वो। बिल्कुल। तो हॉकी में टाइम नहीं मिलता, एक चीज है, तो इसलिए इसीलिए ये मेंटल टफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता किसी कमांड लेने का बाहर से, या किसी को कमांड दे भी रहा है प्लेयर, कैप्टन को भी कुछ अगर अंदर पॉइंट्स दे रहा है किसी प्लेयर्स को भी, तो उतना भी टाइम नहीं होता कि वो प्लेयर ढंग से सुन पाता है, थोड़ी सी बात जी। सुनता है।
मगर उसको वापस से अपना काम करना होता है। अगर वो स्ट्राइकर है तो बॉल फेस सबसे पहले उसको करनी है। जी। जो फ्री है, जो डिफेंडर है, तो उसको प्लेयर मार्क करना है। हम्म। तो सबकी ड्यूटियां होती हैं, सबका काम अपना अपना पोजीशन होते हैं, सब अपने आप को अपनी पोजीशन पे अपना काम करना चालू करते हैं। जी। एज ए टीम मूव करना है, तो फिर इसलिए ये मेंटल टफ उस टाइम पे और डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। जी। जी। तो एक उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछूंगा सर, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं खेलना या नए नए सिस्टम में आए हैं, अभी नए नए अलग अलग लेवल्स पे खेल रहे हैं एज ग्रुप में। आपने जो बोला कि डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करना, बहुत तेज करना इम्पोर्टेंट है अगर आपको टॉप लेवल पे लंबे टाइम तक खेलना है तो। जी। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो बच्चे शुरू से ही ध्यान में रख सकते हैं या उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीजों को, जिससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सके उनकी रियल टाइम में? एक्चुअली ये ना प्लेयर प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे पिक करता है, फिर जो जी। उनके कोचेस होते हैं जी। वो उनको कैसे गाइड करते हैं। अगर वो चीज़ को गलत कर रहा है, अब उसको जी। बताएं कि नहीं ये राइट वे है, इसको ऐसे करना है, उसको पिक कर रहा है कि हाँ ये राइट वे है, इस टाइम पे मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए था। या फिर हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि खेल खेल के एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस से फिर आपका डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होता है, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। जी। तो वैसे ही जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, जैसे मैं ट्राई करूँ तो मैं गोल करना है मेरा काम है, तो मैं किस तरीके से गोल कर सकता हूँ, कितने तरीके से गोल कर सकता हूँ, जी। कहाँ कहाँ से गोल कर सकता हूँ, कहाँ बॉल आ सकती है, कहाँ नहीं आती है, अ, और मैं कैसे कैसे शॉट ले सकता हूँ। तो ये मैं प्रैक्टिस में करूंगा, तभी मेरे को आइडियाज आएंगे। वो जी। आइडियाज और राइट टाइम पर लेना एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है, राइट आइडिया इम्प्लीमेंट कर देता है, तो वो ही बेस्ट प्लेयर बन जाता है, वही नेशनल टीम के लिए खेलता है। समझ गया। तो बस अब वो जो प्रैक्टिस करते हैं आप उसको कि अलग अलग तरीके से अपने आइडियाज लगाएं। आप कोच जो बता रहे हैं उसको सीखें, उस आइडिया से प्रैक्टिस करें और उसको माइंड में रखें। फिर जैसे आपके माइंड में रहेगा तो आप मैच में खेल रहे होंगे, जो वो सिचुएशन आपके सामने आएगी जी। और वो आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और आपको आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑटोमेटिक आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा बिल्कुल उस बिल्कुल। सिचुएशन के लिए। तो और हॉकी में या किसी गेम में भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, कभी भी हर बार बदलती रहती है। ट्रू। तो बस उसको कैसे आपको फेस करना है और आपके माइंड में आपने उसको प्रैक्टिस की है, और उसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस स्किल को। जी। तो वही बस प्रैक्टिस से इम्प्रूव करते हैं नॉर्मली। ओके। ओके। तो सर थोड़ा सा इंडियन टीम के बारे में बात करता हूँ फिर से। जैसे हमने बात की कि थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है अभी तक का, पहले 6 6 7 महीने। आने वाले हैं अब 3 बड़े टूर्नामेंट्स बैक टू बैक आने वाले हैं। जैसे स्पैनिश फेडरेशन का वो 100th ईयर एनिवर्सरी वाला टूर्नामेंट है अभी शायद 25 जुलाई से ही। फिर उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके बाद एशियन गेम्स आ जाएंगे। किस शेप में दिख रही है टीम, कैसी तैयारी दिख रही है अभी? टीम की काफी अच्छी तैयारी है। टीम की फिटनेस, टीम की मेंटल टफनेस, मेंटली और फिजिकली एज ए टीम अच्छा मूव कर रही है। ओके। अ, ये दोनों हमारे जो जो फर्स्ट दो टूर्नामेंट है, ये स्पेन का टूर और ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जी। ये दोनों हमारे लिए एक एक प्रिपरेशन टाइप से रहेंगे। इसमें हम थोड़े ओके। से एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ओके। प्लेयर्स को भी अप डाउन करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे जैसे, तो उसे एक्सपेरिमेंट टाइप का रहेगा। ओके। तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम अच्छे से अच्छा प्लान कर सकते हैं एशियन गेम्स के लिए। ओके। मगर अभी जो फिलहाल देखा जाए, टीम का शेप बहुत काफी अच्छा है और लड़के काफी कॉन्फिडेंट है। ओके। तो सर ओवरऑल अगर इंडियन हॉकी का पूछूं आपको, आप काफी सालों से इंडियन हॉकी के साथ एसोसिएटेड हैं, पहले एज अ प्लेयर देन एज अ कोच। आज की डेट में अगर देखते हैं तो इंडियन हॉकी की हेल्थ अगर देखें डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, किस तरह से, कहाँ तक आ गए हम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट और कहाँ तक जाना बाकी है आपके हिसाब से? ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। जब मैं खेलता था तब हमारी रैंकिंग थी, वर्ल्ड रैंकिंग थी 9 8 अप डाउन चल रहा था। जी। टूर्नामेंट जीते थे, जैसे एशियन गेम जीते थे तो 8 7 भी आ गए थे। फिर वापस से हार गए, वापस से रैंकिंग डाउन हो जाती है। जी। तो रैंकिंग के हिसाब से भी और एक अचीवमेंट के हिसाब से भी देखा जाए, तो अभी काफी हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो गई है। हम वर्ल्ड नंबर 4 थे अभी। ठीक है, हमने ओलंपिक मेडल भी जीत लिया।
जी। अभी हमें और इम्प्रूव करना है, जैसे हम लोग और भी F5 टूर्नामेंट, जैसे वर्ल्ड कप है, जी। बड़े टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, अभी एशियन गेम्स है, तो ऐसे जीतेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाने की कोशिश करें। सर, डेवलपमेंट स्टेज पे जो बैक एंड पे काम हो रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं काफ़ी थैंकफुली पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जी जब जी। से उड़ीसा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है काफ़ी जुझारू तरीके से। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे, नए टैलेंट की बात करें, नए नई फैसिलिटीज, नए ट्रेनिंग मेथड्स वगैरह की बात करें, तो हम कितना आगे तक आ गए हैं उस उन उन एस्पेक्ट्स में? मतलब जब मैं जब छोटा था, तब मुश्किल से टर्फ पे खेलने को मिलता था। जी। ठीक है। मैं लकी था कि मैं ग्वालियर में पैदा हुआ हूँ। जी। तो लकी था कि ग्वालियर में टर्फ था। जी। जो माधवराव सिंधिया जी उस टाइम पे थे, तो उनने वो टर्फ लगवाया था। वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो वो रेलवे का ग्राउंड था, तो रेलवे टर्फ थी फर्स्ट टाइम, मतलब रेलवे की टर्फ लगी थी वो। जी। तो बहुत कम टर्फ थी इंडिया में उस टाइम जी। पे, तो मैं लकी था कि मैंने उस पे अपना गेम स्टार्ट किया, हॉकी स्टार्ट खेलना स्टार्ट किया। बहुत से लोगों को तो उस टाइम पे टर्फ के अब काफी सालों तक टर्फ पे खेलने को नहीं मिला। बिल्कुल। तो वो टाइम देखा जाए, आपका टाइम देखा जाए, तो आप बोल सकते हैं 80% हमारे सुधार हो गया है। हाँ जी। मतलब हर अभी एमपी में हमारे 12 से 13 टर्फ हो गई हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो और उड़ीसा में 17 टर्फ लगी हैं। तब जी। ग्राउंड तो अब इतने बन गए कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं एस्ट्रो टर्फ पे। ओके। तो काफी सुधार आ गया है। और हॉकी इंडिया ने ग्रास रूट को और बेटर करने के लिए, साई ने, दोनों ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है। ओके। एनस्विस हॉस्टल खोले हैं काफी। जी। और हॉकी इंडिया ग्रास रूट में अ, सब एसोसिएशन को स्टिक, बॉल, किट सब प्रोवाइड करा रही है कि बच्चों को दो, उनको खिलाओ। साई हॉस्टल ओपन कर रही है। एनसुई जो अंडर 16 बच्चे हैं, जिनके लिए कभी भी टूर्नामेंट बहुत कम होते थे, पहले जी। हुआ करते थे, अब वो भी वापस से स्टार्ट कर दी। तो जो अंडर 16 अंडर 15 बच्चे हैं, तो उनको भी एक टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले, उसको समझें, उसको फील करें, उससे जी। एक्सपीरियंस लें। जी। तो साई और हॉकी इंडिया मिलकर काफी अच्छा काम कर रही है अभी इस ओके। टाइम पे। तो सर, कोचिंग वाली नज़रों से जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा कि जूनियर मेन विमेन दोनों में हमने एशिया में जीते हैं हमने मेडल्स, उनसे कितनी उम्मीदें हैं और ज़्यादा? क्योंकि आई एम होपिंग कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी जो अब बच्चे और बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला पिछले कुछ सालों में फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं, प्रैक्टिस करने की तरीके और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं उन उन बच्चों के लिए खासकर। तो उनसे कितनी उम्मीदें हैं फिर आने वाले टाइम में? उम्मीद तो हमेशा अच्छी बनी रहती है, जस्ट डिपेंड करता है कि अब हम लोग कहाँ उनको ले आके छोड़ते हैं, फिर वो ओके। ले आके कहाँ फिनिश करेंगे। जैसे अभी हमारी स्टेज अच्छी है, हम आके अभी ओलंपिक मेडल थे, अभी जूनियर हमारे पीछे पीछे हैं, अभी वो जी। एशिया कप जीत के आए हैं। तो जी। हम लोग एक राइट राइट वे पे जा रहे हैं। हम एक हमारा ये जो डायरेक्शन है वो अच्छे वे पे जा रहा है। तो जी। अ, और आने वाले समय में, जैसे 2-3 साल के अंदर, जैसे उनका वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर, जूनियर जी। वर्ल्ड कप, जी। तो उस वो वर्ल्ड कप में अच्छा अचीव करते हैं, तो वहां से कुछ लड़के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, 5 6 7 जितने भी, वो सीनियर सीनियर स्क्वाड में आ जाएंगे। जी। तो हमारे मतलब हमारा जो बैकअप है वो हमारा एक जूनियर इस टाइप का। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। अच्छा वो अच्छा अचीव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रास्ता है और स्मूथ हो जाएगा, आगे जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। तो इसलिए ग्रास रूट पे अभी आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तो हम अचीव कर लेंगे, हमारे पास बैकअप नहीं है, तो हम आगे सीधे नीचे चले जाएंगे। जी। तो जी, इसलिए लॉन्ग टर्म हॉकी नहीं बन इंडिया और पाएगा। साई, हाँ, तो इसलिए हॉकी इंडिया और साई दोनों मिलकर है ना, ग्रास रूट पे जूनियर लेवल तक काफी ज्यादा काम कर रही है। ओके। कोचेस को एजुकेट कर रही है, टेक्निकल टेबल पे जो एम्पायर्स हैं उनको एजुकेट कर रही है, जिससे वो अपने स्टेट्स में, अपनी सिटी में बच्चों को एजुकेट कर सकें, बच्चों को सिखा सकें, राइट इंफॉर्मेशन दे सकें, तो जिससे वो उनको जब बड़े स्टेज पे आते हैं, टूर्नामेंट में आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके। ओके। तो सर, मैं रैप अप करने की तरफ चलता हूँ। अब मैं आपका काफी टाइम ले चुका हूँ ऑलरेडी। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो
अभी बच्चे जो देख रहे होंगे हमारे चैनल के, कुछ कुछ व्यूज हैं जो छोटे भी हैं हम्म। उम्र में थोड़े से, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस से क्या वो एडवाइस रहेगा कि उसको फॉलो करें तो चांसेस बढ़ेंगे उनके एक्चुअली एक्सेल करने के किसी भी स्पोर्ट में? मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि बिल्कुल हॉकी की टेक्निकलिटी का एडवाइस। नहीं नहीं, देखो एक्चुअली डिसिप्लिन एक सबसे बड़ा की है प्लेयर के लिए भी, किसी के लिए भी, मतलब किसी भी फील्ड में भी आप चल जाएं, बिल्कुल। आप डिसिप्लिन है अपने रूटीन को लेके, अपनी डाइट को लेके, अपनी प्रैक्टिस को लेके, अपनी जो एक ईमानदारी है, ठीक जी। है, उसको लेके कि हाँ मैंने इतने टाइम तक प्रैक्टिस करनी है, इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है, ये डाइट खानी है, फालतू तला हुआ नहीं खाना जी। है, मार्केट का खाना नहीं खाना है, और जो कोच सिखा रहे हैं वो सीखना है। तो 100% आप अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। ओके। आई और आई सेकंड, या वन मोर, एक और चीज है, जब भी आप या प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि अरे यार मैं मैच में अच्छा अचीव करूंगा, टूर्नामेंट में जाके गोल मार दूंगा, हाँ टूर्नामेंट में ये जी। कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। वो ट्रू। वंस इन वाइल, एक बार 100 में एक दो बार तीन लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता कि हर बार लग जाएगा। एक जी। आधा मैच में लग जाएगा टूर्नामेंट में आपका गोल, मगर हर बार नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए आपको हर दिन अपना 100% देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप 100% हर दिन दोगे, तब आप 0.5%, 1% आप इम्प्रूव कर पाओगे। जब तक 100% नहीं दोगे तो आप 0.5% भी नहीं इम्प्रूव कर सकते। इसलिए हर प्रैक्टिस में जब सेशन में जाते हैं तो अपना अपना 100% दो, कोशिश करो नई चीजें सीखने की, एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर। जी। प्रैक्टिस करने के खत्म करने के बाद उसको जब बैट बैट पे लेटे होते हैं तो उसको सोचो कि मैंने आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया। आज मैंने ये खराब किया तो मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव करेंगे। ओके। आई थिंक एक बहुत की टेक अवे है इसमें से, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपने आप से ईमानदारी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में आगे जाने के बिल्कुल लिए। जैसे आपने बिल्कुल बोला, बिल्कुल। अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने कमियों के साथ, जैसे आज क्या अच्छा किया वो सोचना जरूरी है, बट क्या खराब किया, कैसे इंप्रूव करना है वो सोचना जरूरी है। एंड कई बार, जहां तक मैंने भी देखा है कुछ कुछ जगहों में, कई बार हम अपने आप से वो सोच, अपने आप को अपनी गलतियां नहीं बताते, अपनी जी। हम्म। तारीफ कर लेते हैं शायद, गलतियां शायद उतनी नहीं बता पाते। हम्म। वो, आई होप लोग जो सुन रहे हैं इसको वो लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हम्म। आपने टाइम निकाला, आपने काफी सारी चीजें शेयर करी जो आई एम श्योर बहुत बच्चे सुन के एक्चुअली कुछ लेके जाएंगे, इस वैल्यू लेके जाएंगे इस कॉन्वर्जेशन से। आई होप आपको अच्छा लगा ये कॉन्वर्जेशन, मेरी तरफ से कोई गलत कुछ नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद मैंने इतना बड़ा और इस टाइप का इंटरव्यू किया, मैं ऐसे ज्यादा करता नहीं हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाले टूर्नामेंट्स, अगले 3 के लिए भी और अगले सालों तक के लिए भी। आगे ओलंपिक्स थैंक यू। वगैरह बहुत कुछ आने वाला है। अभी बहुत तो कुछ है, हाँ। आई आई रियली होप जो जो भी टीम सेट आउट कर रही है अचीव करने के लिए, जिस तरह के चेंजेस आपने बोला, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट, सब सक्सेसफुल रहे। एंड आई होप थैंक यू। इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आए हॉकी में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।